नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी ने न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व के लिए स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की भी इस महामारी ने अब कमर तोड़ दी है। संपूर्ण विश्व में इस संकट के समय में जान बचाने की चिंता तो है ही, परंतु उसके साथ साथ हमें जहान को भी बचाना है। गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालना इस वक्त हर देश के लिए कठिन काम सिद्ध हो रहा है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत काफी देशों से अच्छी स्थिति में प्रतीत हो रहा था, परंतु लॉकडाउन के 3 चरण पूरे होने जा रहे हैं, परंतु यहाँ अब तक मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुए जा रहा है। ऐसे में सरकार को अब लोगों की जान भी बचानी है और देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, जो इस समय किसी भी सरकार के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो आपको बता दें कि विश्व बैंक एवं कई एजेंसियों ने भारत की विकास दर साल 2020-21 में 30 सालों में सबसे कम होने का अनुमान लगाया है। इसका अर्थ है कि 1990 के बाद से भारत की विकास दर साल 2020-21 में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकती है। भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने तो सरकार को आगाह भी किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था माइनस में यानी कि नेगेटिव में भी जा सकती है, जिसके बेहद भयावह परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सिद्ध होंगे। भारत में अगर कोई दूसरी सबसे बड़ी समस्या है तो वो है बेरोजगारी की समस्या, जो इस कोरोना महामारी के संकट में बेरोजगारी का संकट तो आखिर भारत में गहराएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 15 मार्च 2020 को 6.7% थी, जो 19 अप्रैल को बढ़कर 26% हो गई। अब आप देखिए, 15 मार्च को जो बेरोजगारी दर 6.7% थी, एक महीने में ही वह दर बढ़कर 26% यानी 20% दर बेरोजगारी की भारत में एक महीने के अंदर बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 14 करोड़ लोग भारत में इस कोरोना महामारी के संकट के चलते बेरोजगार हो सकते हैं। भारत में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ने जा रही है। जाहिर सी बात है, जब अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं होगा, लोग बेरोजगार होंगे, तो भारत में प्रति व्यक्ति आय भी गिरेगी ही गिरेगी। भारत में इस वर्ष 45% से ज्यादा की दर से प्रति व्यक्ति आय गिरने की संभावना है, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आने वाला है। 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के साथ भारत को हर रोज 32,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। एक दिन में 24 मार्च से भारत को ऐसे हर दिन लॉकडाउन के कारण 32,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ सकता है। यह अनुमान कई एजेंसियों ने लगाया था और यह अनुमान अब काफी हद तक सही साबित हो रहा है। भारत में छोटे बड़े 53% व्यापार पर इस संकट का बहुत गहरा असर पड़ा है। भारत में लॉकडाउन के चलते सप्लाई चेन पर सबसे बुरा असर पड़ा है और अर्थशास्त्र कहता है कि जब लोग मांग ही नहीं करेंगे तो आखिर सप्लाई भी प्रभावित होगी। अगर सप्लाई प्रभावित है तो उत्पादन भी घटाना पड़ेगा, परंतु जब अर्थव्यवस्था गर्त में होती है तो सरकार को अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता होती है, जो तभी संभव है जब मांग बढ़े। इसका अर्थ है कि जब लोग ज्यादा चीजों की मांग करेंगे तभी सप्लाई ज्यादा होगी और तभी जो उत्पादन की स्रोत हैं वो अपने उत्पादन को और तेज करेंगे। परंतु लोगों की आय का स्रोत घटने से ऐसा करना सरकार के लिए मुश्किल होगा,
क्योंकि लोगों की आय घटने से लोगों के हाथ में पैसा नहीं बचेगा, जिसके कारण उनकी मांग घटेगी। मांग घटने से आखिरकार सप्लाई अपने आप गिरेगी। सप्लाई गिरने से उद्योग जो है वो उत्पादन अपने आप घटा देंगे। लॉकडाउन में सरकारी खजाने पर भी इसका बोझ सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। एक अनुमान के अनुसार भारत में टूरिज्म उद्योग को एक महीने में 3000 करोड़ के लगभग का नुकसान उठाना पड़ सकता है। परंतु इन सबके बीच एक आशा की किरण जागी है। जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने भारत में जीडीपी दर साल 2021-22 के लिए 1.9% बताई है। ये जो दर है 1.9%, ये बाकी सभी G20 देशों से अधिक है, जिसका अर्थ है कि अगर हम सही कदम उठाएं तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को गिरने से किसी तरह बचा सकते हैं। भारत में जीडीपी दर पूर्व में 6.2% बताई गई थी, परंतु अब भारत में 2020-21 और 21-22 की जो जीडीपी की दर है वह गिरकर 5.1% हो गई है। इस कोरोना महामारी से किसी भी अर्थव्यवस्था पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, कोरोना की समस्या किस देश में कितनी गंभीर स्थिति में होती है, और दूसरा, कोरोना की समस्या पर कौन सा देश कब तक काबू कर सकता है। इससे ही अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव एवं नेगेटिव प्रभावों की श्रेणी बदल सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही वित्तीय दबाव में थी और इस महामारी के कारण स्थिति और बिगड़ने का अनुमान है। सरकार ने इससे निपटने के लिए रोजगार सृजन के कार्यक्रमों को भी तेजी दी है, जिसके कारण देश में सड़कें आदि सरकारों के द्वारा बनाए जाने वाले कामों में तेजी आई है। भारत की सभी प्रमुख कंपनियां रिलायंस, टाटा आदि ने अपने उत्पादन में भी काफी हद तक कमी कर दी है। केवल अत्यावश्यक चीजों के उद्योग ही इस समय रफ्तार से काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार ने क्या कदम उठाए। सरकार ने 26 मार्च को अर्थव्यवस्था में 1,70,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड देने का प्रावधान किया। 27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक ने 3,74,000 करोड़ के फंड देने की घोषणा की। 29 मार्च को आवश्यक एवं अनावश्यक उत्पादन के आवागमन को छूट दी गई, अर्थात वह वस्तु जो आवश्यक है अथवा अनावश्यक है, ऐसे वस्तुओं की भी आवागमन अर्थात एक से दूसरी जगह जाने में सरकार ने 29 मार्च को छूट दी थी। 3 अप्रैल को केंद्रीय सरकार ने 28,000 करोड़ राज्यों के लिए कोरोना महामारी से संकट से लड़ने के लिए दिए। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि 28 अप्रैल को भारत सरकार के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 720 लाख करोड़ के अतिरिक्त फंड आवंटन की आवश्यकता बताई है। 720 लाख करोड़ का अतिरिक्त फंड हमें अर्थव्यवस्था में चाहिए। इन सब के बीच 3 मई को सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की। अगर हम बात करें तो तीनों चरणों के लॉकडाउन में भारतीय अर्थव्यवस्था को 8.5 लाख करोड़ के सीधे नुकसान का अनुमान है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में अर्थव्यवस्था की विकास दर 1.5 दशमलव से 2.8 दशमलव के बीच ही रहेगी, जो 30 सालों में सबसे कम है। इन सभी स्थितियों के बीच 12 मई को देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 20 लाख करोड़ के कोरोना संकट से लड़ने के पैकेज की घोषणा अर्थव्यवस्था के लिए की गई। इससे भारत पैकेज देने वाले देशों में 5वां देश शामिल हो गया है, जिसने अपनी जीडीपी का 10% हिस्सा कोरोना से लड़ने में और अर्थव्यवस्था को उभारने में दिया है। सरकार का प्लान इससे लघु एवं मध्यम उद्योगों को टैक्स
में छूट देने का भी है और इसकी विस्तृत जानकारी वित्त मंत्री कुछ ही दिनों में देश के सामने प्रस्तुत करेंगे।